हेलो दोस्तों, कहानी के अंतिम भाग में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल अमृता स्टोरीज पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। देखिए प्लीज जाइए ना, कोई आ जाएगा। नहीं जा रहा मैं। शवि मासूम सा चेहरा बनाकर, नहीं मानेंगे आप मेरी बात। ऋत्विक उंगली दिखाते हुए, देखो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। जाना। शवि फिर से, वैसे ही प्लीज जाइए ना, एक शर्त पर। क्या शर्त है? देखिए कुछ उल्टा सीधा करने को मत बोलिएगा। कुछ उल्टा सीधा नहीं है, बस एक काम करो। क्या काम? शवि आंखें छोटी करते हुए बोली। ऋत्विक उसके आगे आके खड़ा हुआ और अपनी गाल की तरफ इशारा करते हुए बोला, बस एक किस। शवि आंखें बड़ी करते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाली मैं। तो मैं भी कहीं नहीं जा रहा। ऋत्विक शवि के बिस्तर पर पैर पसारते हुए बोला। तो शवि हैरानी से उसे देखने लगी। उसे पता था कि ऋत्विक ऐसे तो नहीं मानने वाला, तो वो हार मानकर बोली, ठीक है मैं तैयार हूँ आपकी बात मानने के लिए। ठीक है, ऋत्विक उठकर बोला, गुड गर्ल। फिर आगे आकर उसके सामने झुका तो शवि ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऋत्विक मुस्कुराते हुए उसकी घबराहट देखने लगा तो शवि आगे बढ़ने लगी उसके चेहरे की तरफ। जैसे जैसे वो उसके चेहरे के करीब आ रही थी वैसे वैसे दोनों की ही धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। ऋत्विक ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी जाना के एहसास को महसूस करने लगा। शवि की हिम्मत नहीं हो रही थी तो ऋत्विक ने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया तो शवि के होंठ सीधे ऋत्विक के गाल पर जा छपे। शवि की आंखें हैरानी से खुल गई तो ऋत्विक बोला, अब तुमसे तो हो नहीं रहा था जाना, इसलिए मैंने थोड़ी हेल्प कर दी, बस अभी चलता हूँ, फिर मिलते हैं। कहते हुए उसने आई विंक कर दी और चला गया और शवि मुंह खोले हुए बस उसे जाते हुए देखती रह गई। फिर होश में आई और मुस्कुराते हुए बोली, बेशर्म कहीं के, पर जैसे भी हैं सिर्फ मेरे हैं। थैंक यू महादेव, इन्हें मेरी जिंदगी में लाने के लिए। बहुत प्यार करती हूँ मैं इनसे, बहुत बहुत ज्यादा, मेरे मिस्टर एरोगेंट। तभी दरवाजे की ओर से ऋत्विक झांकते हुए बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जाना, आई लव यू। और हाँ, मेरी तारीफ करने के लिए शुक्रिया। शवि फिर से मुंह खोले उसकी हरकत देखती रह गई। वहीं पंडित जी ने दोनों की शादी और सबने मिलकर हल्दी और संगीत की भी डेट फिक्स कर ली थी। पूरे एक हफ्ते बाद से शादी की सारी रस्में शुरू होने वाली थी। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए और ऋत्विक तो सामने खड़ी शवि को आंखें ही आंखों में इशारा कर रहा था कि देखो जाना, बस एक हफ्ता और फिर तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा हमेशा के लिए। और शवि उसका इशारा समझकर बस नजरें झुकाकर शर्मा दी। थोड़ी देर में सब लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगे और आगे के सारे फंक्शंस का सलाह मशवरा करके अपने अपने घर चले गए। ऋत्विक भी शवि को बाय बोलकर चला गया। आरुष भी रिया को बाय बोलकर चला गया। उसके मॉम डैड को भी रिया पसंद आ गई थी, लेकिन वो जानते थे कि आरुष की शवि के लिए फीलिंग्स के बारे में। तो उसकी मॉम ने रिया को समझाया कि वो उम्मीद ना हारे, आरुष बहुत जल्द उसकी ओर झुकने लगेगा, उसे बस प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। रिया ने भी उन्हें विश्वास दिलाया कि वो आरुष से प्यार करती है तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। उसके इतना कहने से उन्हें भी सुकून मिला और उन्होंने उसे अपनी बहू के तौर पर अपने गले से चेन उतारकर पहना दी और आशीर्वाद देकर वो भी चले गए। अब बस सब तैयारियों में जुट चुके थे। आखिर एक हफ्ते बाद ऋत्विक की शादी की रस्में जो शुरू होने वाली थी। ऐसे ही करते करते एक हफ्ता बीत गया। इस बीच ऋत्विक बहाने बहाने से अपनी जाना से मिलने चला आता। उसकी बेताबी देखकर सब शवि को बहुत छेड़ते, लेकिन ऋत्विक बाबू तो टलने से रहे और उन्हें किसी की कोई परवाह कहाँ। खैर ऐसे करते हुए आ गया वो दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था और खासकर हमारे ऋत्विक को। जी हाँ, आखिरकार आया उनकी हल्दी की रस्म का दिन। सुबह सुबह सब अपने अपने काम में लगे हुए थे हल्दी की रस्म की तैयारियों के लिए। शवि के लिए हर फंक्शन के लिए आउटफिट्स ऋत्विक ने स्पेशली अपने डिजाइनर से डिजाइन करवाए थे और आज के लिए भी उसके लिए लहंगा उसी ने डिजाइन किया था। और ऋत्विक के भी। हल्दी की रस्म ऋत्विक के घर पर होनी थी क्योंकि दोनों को एक ही समय पर हल्दी लगनी थी। शाम को आश्रम से सब लोग तैयार होकर गाड़ी में बैठकर निकल चुके थे ऋत्विक के घर के लिए। थोड़ी देर में सब सिंघानिया कुंज के बाहर पहुंच चुके थे। राजश्री जी और दादी और राजेश जी ने मिलकर सबका स्वागत किया और शवि को देखते ही सब लोग मंत्रमुग्ध हो चुके थे। प्रियल तो भागते हुए आई और उसके गले से लग गई और उसे देखकर उसकी तारीफों के पुल बांधने लगी और शवि बस खड़ी शर्माई जा रही थी। कुछ देर बाद वो चुप हुई और शवि के गाल को जोर से चूमते हुए बोली, आज के लिए लव इतना ही काफी है, बाकी भाभी तारीफ अगले फंक्शन पर। और हाँ, ये किस वाली बात आप भाई को मत बताना वरना वो मेरी जान ले लेंगे कि उनका हक है ये और मैंने उनसे उनका हक छीनने की कोशिश की। उसके बाद पर सब जोर से हंसने लगे और बेचारी शवि तो छिपने के लिए जगह ढूंढना चाहती थी। तभी गिन्नी प्रियल से बोली, वैसे प्रियल ये हक तो सबसे पहले मेरा है क्योंकि आज तक जितनी किसेस मैंने इसे की है ना, शायद ऋत्विक जीजू भी उतनी बार न कर पाए। और इतना कहकर दोनों एक दूसरे को हाई फाई देकर फिर से हंसने लगी। तो दादी ने दोनों को डपटते हुए कहा कि कितनी बेशर्म हो लड़कियां, बेचारी को इतना परेशान क्यों कर रही हो, उसकी हालत तो देखो कितना शर्मा रही है वो। छोड़ो ये सब, अंदर चलो। दादी ने शवि का माथा चूमते हुए कहा, किसी की बुरी नजर ना लगे मेरी फूल सी बच्ची को।
फिर उन्होंने उसके कान के पीछे नजर का टीका लगाया और सब अंदर चल पड़े। छवि को उन्होंने एक तरफ बिठा दिया और बाकी सब लड़कियां उसके पास आसपास बैठ गई, क्योंकि पहले सबके खाने पीने का कार्यक्रम चलना था तो सब उसमें लग गए। छवि सबके बीच घिरी बैठी थी और हमारे ऋतिक बाबू सीढ़ियों पर खड़े होकर उन सबको घूर रहे थे जिन्होंने उसकी जाना को घेर रखा था। और अंबर और आरुष उसकी हालत के मजे ले रहे थे और उस पर हंस रहे थे, जिससे वो और चिढ़ गया था और नीचे आकर एक जगह कोने में बैठ गया और वो दोनों भी उसके पीछे पीछे आ गए। अंबर बोला, वैसे आज के लिए कुछ सोचा है तूने? ऋत्विक उसे देखते हुए आंखें छोटी की तो वो आगे बोला, मतलब भाभी के साथ कोई डांस वांस तो बनता है ना, आखिर आज मेरा यार इतना जच रहा है तो कुछ तो बनता है ना। आरुष भी उसका साथ देने लगा। दोनों की सुनकर ऋत्विक बोला, ठीक है, मान ली तुम दो लोगों की बात, करूंगा मैं अपनी जाना के साथ डांस, वो भी सिजलिंग वाला। और आइविंग कर दी। छवि को रिया ने कुछ स्नैक्स लाकर दिए। उसने मना किया लेकिन रिया ने जबरदस्ती खिलाया, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि वो और दाइमा सुबह से रोने धोने का कार्यक्रम चला रही थी, एक दूसरे से दूर होने का दुख में। तो रिया ने पहले दाइमा को खिलाया, फिर छवि को बताया कि उन्होंने खा लिया है, तब जाकर उसने कुछ खाया। थोड़ी देर में खाने पीने का सब कार्यक्रम फ्री हुए और यहाँ तैयारी की हुई वहां इकट्ठे हो गए। पहले हल्दी ऋत्विक को लगनी थी, उसके एक पीढ़ी पर बैठा दिया गया और एक साइड थोड़ी दूरी पर छवि को बैठा दिया गया और बीच में एक पर्दा कर दिया गया। ऋत्विक बेचारा पर्दे में से झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सालियों ने जानबूझकर मोटा वाला कपड़ा चूज किया था पर्दे का काम करने के लिए, जिससे वो और चिढ़ गया और सबको घूर घूर कर देखने लगा। तो रिया और गिन्नी और साथ में प्रियल भी मुंह दबाए हुए हंसने लगी। ऋत्विक को सबने बारी बारी से हल्दी लगाई और साथ में औरतें मिलकर अपना वो गीत भी गा रही थी। उसके बाद ऋत्विक की बची हुई हल्दी लेकर सबने छवि को ऋत्विक के नाम की हल्दी लगाना शुरू किया। छवि के चेहरे पर आज एक अलग ही तरह का नूर था। उसे हल्दी लगाकर सब लोग आपस में हल्दी की होली खेलने लग गए। सब लोग आपस में हल्दी की होली खेल रहे थे और उसी का फायदा उठाकर ऋत्विक ने छवि का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ ले गया। छवि को कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला। वो हैरानी से उसे देखने लगी तो वो झट से बोला, ऐसे क्या देख रही हो जाना? मैं तो बस अपनी जाना को हल्दी लगाने आया हूँ। देखो ना, सबने तुम्हें हल्दी लगा ली, लेकिन वो तो रह ही गया जिसके नाम की हल्दी लगी है तुम्हें, यानी कि मैं, तुम्हारा मिस्टर सिंघानिया। खैर कोई बात नहीं, अभी भी मुहूर्त तो है, तो अभी लगा देता हूँ मैं अपनी जाना को हल्दी अपने नाम की। लेकिन छवि के चेहरे की ओर देखते हुए, चेहरे पर तो जगह ही नहीं है, अब क्या करें? फिर कुछ सोचकर एक आईब्रो ऊपर करते हुए उसने हल्दी से बॉल से जो कि साथ में लाया था हल्दी ली और छवि की कमर पर प्यार से लगा दी। छवि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई तो ऋत्विक ने आगे बढ़कर अपनी नाक से उसकी नाक रगड़ दी, जिससे उसके नाक पर भी लगी हुई हल्दी छवि की नाक पर लग गई। कुछ ऐसे ही छवि उसे खुद से दूर करते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा ऐसे तो क्या सोचेगा? ऋत्विक उसके चेहरे के करीब बढ़ते हुए, क्या सोचेगा? यही ना कि ऋत्विक सिंघानिया अपनी जाना का कायल है, दीवाना है उसका, तो कहने दो, उसमें गलत क्या है? छवि आंखें छोटी करके, जाने दीजिए मुझे, बहुत बेशर्म है आप। एक शर्त पर। फिर से शर्त? आपकी हर बात में शर्त होती है ना? होती है, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम ऐसे मेरी कोई बात नहीं मानती ही नहीं हो ना। छवि बोली, ठीक है बोलिए, क्योंकि ऐसे तो आप नहीं मानने वाले। कितने अच्छे से जानती हो मुझे मेरी जाना। अब मैंने तुम्हें हल्दी लगाई है अपने नाम की, तो तुम भी अपने नाम की हल्दी लगाओ ना। लेकिन छवि के बोलने से पहले ऋत्विक बोला, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जल्दी करो। ठीक है, दीजिए बॉल। बॉल से नहीं तो फिर कहाँ से लगाऊंगी हल्दी भला? जैसे मैंने लगाई है वैसे ही। लेकिन लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, जल्दी करो, कहते हुए उसने अपना चेहरा छवि के आगे कर दिया। तो छवि ने नजरें झुकाए हुए अपने गाल से उसके गाल पर हल्दी लगा दी। तो ऋत्विक की आंखें एक सुकून से बंद हो गई। वो कुछ और रिएक्ट कर पाता कि उसके खोए हुए होने का फायदा उठाकर छवि वहां से भाग गई। जब ऋत्विक ने आंखें खोली तो मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरा और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद ऋत्विक और छवि की हल्दी होने के बाद सब नाच गाना करने लगे। रिया ने आरुष को बहुत मुश्किल से मनाया था डांस करने के लिए, तो उन्होंने डांस किया। फिर अंबर और गिन्नी ने भी डांस किया। उसके बाद आई बारी ऋत्विक की, तो ऋत्विक छवि का हाथ पकड़कर उसे अपने पास लाया और म्यूजिक चल पड़ा और छवि का हाथ पकड़कर ऋत्विक ने उसे रोल कर दिया। जैसे ही गाने के लिरिक्स शुरू हुए, वो छवि के सामने घुटने पर बैठ गया और साथ में लिपसिंग करके गाने लगा और दोनों अब स्पॉटलाइट के नीचे थे। तभी ऋत्विक ने ऊपर एक और इशारा किया तो सब लोग वहां देखने लगे और आगे के लिरिक्स भी चल पड़े। सबने देखा तो ऊपर छत पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ था, आई लव यू जाना, यू आर माई मून। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। इसी के साथ गाना खत्म हुआ तो छवि जल्दी से उससे अलग हुई और सब लोग तालियां बजाने लगे और अंबर ने तो आकर ऋत्विक को गले से ही लगा लिया।
और रिया और गिन्नी शवि के पास आ गई। राजश्री जी और दादी माँ ने आकर शवि को गले से लगा लिया और उसका माथा चूमकर उसकी नजरें उतारने लगे। इसी तरह सब थोड़ी देर नाच गाना करके थक गए और रात होते ही दाई माँ और बाकी सब आश्रम के लिए निकल पड़े। रात को सब लोग अगले दिन के इंतजार और खुशी से सो गए। आंखों में बहुत सारी खुशी और उत्साह लेकर उजागर हुआ एक नया दिन ऋत्विक के प्यार के मुकाम की एक और सीढ़ी बनकर। सुबह सब उठे और बस तैयारियों में और जोर शोर में शाम की मेहंदी की रस्म की तैयारी चल रही थी। आश्रम में आज ऋत्विक की फैमिली को आश्रम में जाना था मेहंदी के लिए, क्योंकि दाई माँ चाहती थी कि आधी रस्में उनके आश्रम में हो और आधी सिंघानिया कुंज में। तो उनकी इच्छा का मान रखते हुए दादी माँ ने हामी भर दी थी। आज भी वैसे ही पहले ऋत्विक की मेहंदी का शगुन होना था, फिर वही मेहंदी शवि के लगनी थी। तो दादी ने स्पेशली मेहंदी तैयार की थी और देसी पुराने तरीके से जाने क्या क्या मिलाकर। वो चाहती थी कि मेहंदी का रंग शवि के हाथों में बहुत गहरा हो। तो ऋत्विक उन्हें देखकर बोला, क्या दादी माँ, मेरी जाना के हाथ में रंग वैसे भी बहुत गहरा होने वाला है, क्योंकि उसका ऋत्विक उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो इस सब के बिना भी रंग आ ही जाएगा। उसके बाद पर दादी बोली, तू चुप रह, आया बड़ा सियाना, मुझे क्या करना है क्या नहीं बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, और ये तेरे लिए नहीं है, अपनी शवि बहू के लिए तैयार कर रही हूँ मैं। तो जा यहाँ के अपना काम कर, मेरे काम में नाक मत उसेड़ अपनी। उनकी बात सुनकर ऋत्विक मुंह बनाकर उठते हुए बोला, फाइन फाइन, जो चाहे करो, मैं तो चला अपनी तैयारी करने। कहते हुए चला गया और अपने रूम में अपने आउटफिट्स को चेक करने के लिए, और दादी फिर से लग गई अपने काम में। ऐसे ही शाम हो गई और ऋत्विक की फैमिली तैयार होकर आश्रम के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर दाई माँ ने ऋत्विक की आरती करके और तिलक करके स्वागत किया और बाकी सबको भी तिलक करके अंदर बुलाया। थोड़ी देर बाद ऋत्विक के हाथों में थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा दी और उसमें शवि का नाम लिखा गया। फिर वही मेहंदी शवि को हाथों में लगा दी गई और बड़ी ही खूबसूरती से उसे ऋत्विक का नाम लिखा गया। और साथ ही सामने रिया, गिनी और प्रियल दोनों के लिए डांस भी कर रही थी और उनके ठीक सामने आरुष, अंबर और साजन, अंबर का कजिन जो कि दिल्ली में रहता था। उसका आना जाना ऋत्विक के घर में अंबर की तरह ही था और वो प्रियल के साथ साथ कॉलेज में पढ़ता था, फिर बिजनेस स्टडी के लिए फॉरेन और फिर दिल्ली में गया था। वो प्रियल से प्यार करता था तो उसने बताया नहीं था, लेकिन अब बताने के इरादे से ही ऋत्विक की शादी के बहाने से आया था, क्योंकि ऋत्विक के बाद प्रियल का ही नंबर लगना था, तो उसे खो न देने इसलिए बिना देरी किए आ गया। फिर सब जो मेहंदी के लिए गाना तैयार किया गया था उस पर नाचने लगे। तभी प्रियल ने आकर शवि को भी उठा दिया और अपने साथ सबके बीच में ले गई, तो शवि भी धीरे धीरे से थिरकने लगी। तो ऋत्विक उसके साथ आकर उसके आसपास घूमते हुए नाचने लगा। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। घर के सभी बड़े भी उसके साथ आकर अपनी अपनी कमर मटकाने लगे और सबसे ज्यादा तो दादी एक्साइटेड होकर नाच रही थी। ऐसे ही मेहंदी का फंक्शन भी कंप्लीट हुआ और फिर सब लोग डिनर करने लगे। आरुष का ध्यान आज रह रहकर रिया की तरफ जा रहा था। डांस के वक्त भी वो उसी को ही देखे जा रहा था। शायद रिया का इंतजार खत्म होने को था। अब वो उसके पास गया और उसे साथ खाना खाने के लिए पूछा, तो रिया को तो जैसे खुशियों का खजाना मिल गया हो। वो झट से मान गई और दोनों ने साथ में खाना खाया। वहां साजन भी प्रियल को अपने दिल की बात बता चुका था। प्रियल उससे बहुत नाराज थी, लेकिन उसके प्रपोज करते ही उसकी सारी नाराजगी खत्म हो गई और वो मान गई। साजन ने कहा कि वो ऋत्विक और अंबर भाई से बात करेगा, जबकि दोनों को नहीं पता था कि वो दोनों इनकी प्रेम कहानी को पहले से ही जानते हैं। खैर, खाना खाकर सब लोग फ्री हुए तो ऋत्विक की फैमिली भी निकल पड़ी वापस अपने घर के लिए। घर पहुंचकर सब थक चुके थे तो बस अपने अपने रूम में चल दिए सोने के लिए। लेकिन ऋत्विक को चैन कहाँ आया। वो धीरे से निकलकर घर से आश्रम के लिए चल पड़ा और वहां पहुंचकर वो वैसे ही खिड़की से होते हुए पहुंच गया अपनी जाना के पास, जो कि अपने बेड पर बैठी हुई थी और अपनी मेहंदी को निहार रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसे भी शायद नींद नहीं आ रही थी खुशी के मारे। उसे अचानक से कोई आहट महसूस हुई तो उसने नजर उठाकर देखा तो सामने ऋत्विक खड़ा खिड़की से टिका हुआ साथ हाथ बांधकर उसे निहार रहा था। वो उसे देखकर हैरानी से खड़ी हो गई और बोली, आप? ऋत्विक उसकी ओर बढ़ते हुए, जी हाँ मैं, और भला कौन इतनी जरूरत कर सकता है मेरे अलावा, जो इतनी रात को मेरी जाना के रूम में और इतनी रात को आए, वो भी खिड़की से। लेकिन आप अभी थोड़ी देर पहले ही तो गए थे, फिर वापस क्यों आए हैं? कुछ रह गया था क्या? ऋत्विक उसके पास आकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर, हाँ रह गया था ना, कुछ नहीं बहुत कुछ। शवि असमंजस में, क्या? ऋत्विक ने आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए तो शवि की आंखें बंद हो गई और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। ऋत्विक उससे अलग होकर बोला, ये रह गया था, आज सुबह से तुम्हें अच्छे से देख भी नहीं पाया, तो नींद कैसे आती भला? सुकून तो तुम्हारे पास था मेरा। शवि उसकी बात पर मुस्कुरा दी तो उसने शवि को बेड पर बिठाया और खुद भी उसके पास बैठ गया। वो अपलक शवि को देखे ही जा रहा था। शवि कुछ देर बाद बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं? ऋत्विक उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, देख नहीं रहा,
बल्कि खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोई सपना नहीं बल्कि सच है कि मेरी जाना मेरी होने वाली है। ठीक एक दिन बाद हम दोनों के बीच की सारी दीवारें हट चुकी हैं। यकीन नहीं हो रहा कि कुछ दिन पहले लग रहा था कि तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा, और अगर ऐसा हो जाता ना तो कसम से जिंदा नहीं रह पाता मैं। इसके इतना कहते ही शवि ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, कितनी बार कहा है कि इस तरह की बातें मत किया कीजिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं है मेरी। अगर एक और बार आपने ऐसे वर्ड्स यूज किए ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी और कभी बात नहीं करूंगी। ऋत्विक ने उसका हाथ अपने होठों से हटाया और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है बाबा, नहीं करूंगा। मैं सिर्फ बता रहा था, बस अपने मन की बात। छवि आंखें छोटी करते हुए बोली, बस यही कुछ आता रहता है आपके आपके मन में। ऋत्विक उसे हाथ पकड़कर अपने करीब लाकर उसके सर से अपना सर टिकाकर बोला, मेरे मन में तो इसके अलावा भी बहुत कुछ आता है। छवि वैसे ही बोली, अच्छा क्या आता रहता है भला? ऋत्विक बोला, तुम्हारे लिए बेपनाह प्यार और मोहब्बत। छवि बोली, बेशर्म इंसान है आप। ऋत्विक बोला, अब बेशर्म हूँ या शर्म लिहाज वाला, पर जैसा भी हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हूँ, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। और वैसे भी 2 दिन बाद तो तुम्हें रोज मेरी ये बेशर्मी झेलनी पड़ेगी, तो अभी से आदत डाल लो। उसकी बात पर छवि शर्मा दी। छवि ब्लश करने लगी तो ऋतु मुस्कुरा दिया, फिर उसके हाथों को पकड़कर देखने लगा जिसमें मेहंदी अब झड़ गई थी सूखने के कारण, और उसका रंग तो ऐसे काला शाह हो गया था जैसे खुद रंग मिलाकर लगाया हो। ऋत्विक उसके हाथों को देखकर मुस्कुराने लगा और फिर उसके दोनों हाथों को अपने होठों से छू लिया। छवि को तो लग रहा था आज उसका दिल ही बाहर आ जाएगा। छवि थोड़ी देर बाद बोली, अब आप जाइए प्लीज, रात बहुत हो गई है, सुबह से आप भी थक गए होंगे, तो जाइए और सो जाइए, फिर कल संगीत है तो फिर से थकान हो जाएगी। ऋतु बोला, नींद किसे आने वाली है भला अब, और थकान किसे होगी, बल्कि मुझे तो सुकून मिल रहा है इस खान में भी, तो मैं कंफर्टेबल हूँ, तुम अपना देखो। छवि उसे उठाते हुए बोली, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ इस वक्त आपके यहाँ होने से, इसलिए जाइए, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। कहते हुए वो उसे खिड़की तक ले आई तो ऋत्विक मुंह बनाने लगा और फिर पलट कर बोला, अच्छा बाबा जा रहा हूँ, लेकिन पहले गुड नाइट किस तो दे दो। कितनी बेशर्म है, छवि कहने ही जा रही थी कि ऋत्विक ने आगे बढ़कर एक बार फिर से उसके माथे को चूमा और बोला, आराम करो जाना, बहुत थक गई हो, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। कहकर वो खिड़की से होते हुए आश्रम से बाहर चला गया और छवि फिर से उसकी हरकत पर मुस्कुराए बिना ना रह पाई और फिर आकर बेड पर लेट गई और अपने हाथों में ऋत्विक का नाम देखकर मुस्कुराने लगी और फिर अपने दोनों हाथों को किस कर लिया और उन्हीं में शर्म के मारे अपना मुंह छुपा लिया। कुछ देर में वो सो गई और ऋत्विक भी घर आकर सुकून से सो गया। उधर आरुष आज रात को बेचैनी महसूस कर रहा था और ना जाने क्यों उसे लग रहा था कि उसे रिया से बात करनी है, तो वो बस उसे कॉल कर लिया और रिया ने भी एक ही रिंग में फोन उठा लिया जैसे इसी का इंतजार में हो। फिर आरुष ने किसी बहाने से बात की और दोनों काफी देर बातें करते रहे और फिर एक दूसरे को बाय कहकर दोनों ने फोन काटा और सो गए। और अब आरुष को नींद झट से आ गई और वो भी सुकून भरी। ऐसे ही हल्दी और मेहंदी के बाद ऋत्विक की संगीत सेरेमनी भी हुई जिसमें सब लोगों ने बहुत ही धूम मचाई और ऋत्विक ने छवि के साथ डांस किया इस गाने पर, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी, और बाकी सब ने खूब डांस और मस्ती की। अब आरुष को कहीं ना कहीं रिया की तरफ झुकाव महसूस होने लगा था और इस बात से वो खुश भी लग रहा था। छवि ने दाइमा के लिए गाना गाया जिसने सबको इमोशनल कर दिया, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भय परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। फाइनली आ ही गया वो दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था और खास करके हमारे ऋत्विक, जो कि हाँ उनकी शादी का दिन। आज ऋत्विक और शवि की शादी थी। किसी के भी पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे खुशी के मारे। सबको बस शाम होने का इंतजार था। आश्रम में तो जैसे खुशियों की बहार छाई हुई थी क्योंकि शादी की रस्म आश्रम में ही होनी थी। आश्रम को बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। करते करते कब शाम हो गई किसी को एहसास ही नहीं हुआ। इधर ऋत्विक आईने के सामने 5वीं बार अपना हेयर स्टाइल बदल रहा था और अंबर और आरुष उसे बैठे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब अंबर से रहा नहीं गया तो वो बोल ही पड़ा, अबे अब बस भी करना, कितनी बार चेंज करेगा। जिसने इम्प्रेस होना था वो अब हो चुकी है और वो भी इस कदर कि अब तू चाहे बिना भी बाल बनाए भी अगर चला जाए ना तो वो भी सिर्फ तुझे ही देखेगी। इतना कहकर दोनों हाई फाई करके हंसने लगे और ऋत्विक चिढ़ते हुए बोला, ओए मैं किसी और के लिए सज भी नहीं रहा हूँ और मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जाना के लिए सज रहा हूँ। तो अपना छोटा सा मुंह जाके गिन्नी के सामने खोल कर दिखाना, उसके आगे तो तुम गंगाराम बन जाते हो, आवाज ही नहीं निकलती ना उसके सामने, और मेरे सामने ऐसे चबड़ चबड़ कर रहे हो। उसकी बात सुनकर अंबर ने मुंह बना लिया तो आरुष और ऋत्विक जोर जोर से हंसने लगे। उधर गिन्नी और रिया ने भी शवि को तैयार कर दिया था और तभी दाइमा रूम में आ गई और शवि को देखते ही वो भावुक हो गई। शवि ने मुस्कुराते हुए उनके आंसू पोंछे और बोली, बस दाइमा अब आप रोना मत प्लीज, अब की शवि आपसे दूर थोड़ी जा रही है, आप जब भी आवाज दोगे मुझे और आपके सामने पाओगे।
दाई माँ उसका माथा चूमकर बोली, मुझे पता है मेरी बच्ची, मुझे आज बस वो दिन याद आने लगा जब मैंने पहली बार तुम्हें गोद में उठाया था। आज सब कुछ आंखों के सामने घूम रहा है। वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है ना। आज मेरी वही गोदी वाली बच्ची की शादी होने वाली है। इस वक्त अब शवी की आंखें भी नम हो चुकी थी। गिन्नी माहौल को नॉर्मल करने के लिए बोली, गोदी वाली बच्ची तो ये आज भी है दाई माँ। बस फर्क सिर्फ इतना है कि बचपन में ये आपकी गोदी वाली बच्ची थी और अब ये मिस्टर ऋत्विक सिंघानिया की गोदी वाली बच्ची है। शादी के बाद वो भी इसे गोद में उठाकर ही घूमने वाले हैं। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी तो दाई माँ ने उसे डपट कर चुप करवा दिया। थोड़ी देर बाद गिन्नी भी खुद ही भावुक हो गई और शवी के गले लगकर रोने लगी और साथ ही रिया भी। शवी ने उन्हें भी हौसला दिया, हालांकि वो खुद भी बहुत भावुक हो गई थी। लेकिन माहौल को भारी ना करते हुए सबने खुद को संभाला और आज के दिन के लिए तैयार होने चले गए। सिंघानिया कुंज में बारात की सभी तैयारियां होने पर धूमधाम से निकली बारात और सब नाचते हुए आ पहुंचे आश्रम की चौखट पर, जहां ऋत्विक की जाना दुल्हन बनकर उसका इंतजार कर रही थी। बारात आते ही रिया और गिन्नी और उनकी और सहेलियां आकर शवी को बताने लगी कि ऋत्विक आज किसी राजकुमार जैसा लग रहा है। ऋत्विक आ गया है बारात लेकर। ये बात सुनते ही शवी की धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली। दाई माँ ने ऋत्विक का आके उसकी आरती से स्वागत किया और बाकी सबका भी। सब लोगों के चेहरे पर आज एक अलग ही रवानगी थी। सब बहुत ज्यादा खुश थे। कुछ देर बाद पंडित जी ने ऋत्विक को मंडप में बिठाया और मंत्रोच्चारण शुरू किया। उसके बाद उन्होंने दुल्हन को लाने को कहा तो गिन्नी और रिया ने साथ प्रियल भी गई उसे लाने के लिए। तीनों मिलकर शवी के पास गई। प्रियल शवी को देखकर बोली, आई स्वेयर भाभी, अगर मैं लड़का होती ना तो भाई से ही मेरा कंपटीशन हो जाना था आपसे शादी करने का। आप इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो ना कि क्या बताऊं। अगर लड़का होती तो अभी के अभी भगा कर ले जाती आपको मैं। उसकी बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे और फिर तीनों शवी को लेकर मंडप की ओर चल पड़ी। शवी सीढ़ियों से उतर रही थी तो ऋत्विक की नजर उस पर पड़ी तो बस जम सी गई। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब आकर उसके बगल में बैठ चुकी है। उसका ध्यान पंडित जी की आवाज से टूटा और वो होश में आया और फिर से छवि को देखकर खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा कि पास उसकी जाना ही बैठी है ना। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने गठबंधन करने को बोला तो प्रियल ने आके गठबंधन कर दिया और दोनों से बोली, अब आप लोग एक दूसरे के साथ बन चुके हैं हमेशा के लिए, तो अब दोनों में से कोई भी एक एक दूसरे से दूर जाने का बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, समझे आप लोग। दोनों उसकी बात पर मुस्कुरा दिए। फिर पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए उठने को बोला और फिर फेरों की विधि आरंभ हुई। 4 फेरों में शवी आगे थी और 3 में पीछे। फिर दोनों बैठ गए और पंडित जी ने ऋत्विक से शवी की मांग में सिंदूर भरने को कहा। ऋत्विक ने शवी की तरफ देखते हुए, जो कि नजरें झुकाकर हल्का सा मुस्कुरा और शर्मा रही थी, उसकी मांग में सिंदूर भरा तो शवी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। फिर ऋत्विक ने उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया और इसी के साथ दोनों की शादी संपन्न हुई और सब लोग फिर से दोनों पर फूल बरसाने लगे। फिर दोनों ने उठकर सब बड़ों का आशीर्वाद लिया। सबसे पहले दादी और दाई माँ का आशीर्वाद लिया उन्होंने, फिर आश्री जी और राजेश जी का। सभी ने आशीर्वाद देते हुए दोनों को अपने गले से लगा लिया। फिर वो आरुष के मॉम डैड के पास गए तो आरुष की मॉम ने भी शवी का माथा चूमकर उसे आशीर्वाद दिया और संपन्न हो गई ऋत्विक की शादी की रस्म। सभी ने नाच गाना किया और धीरे धीरे पास वाले मेहमान भी जाने लगे। फिर रात को बारी आई उस घड़ी की जो कि एक लड़की और उसके अपनों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। जी हाँ, विदाई। ये शब्द ही ऐसा है कि एक हंसते हुए इंसान को भी रुलाने की हिम्मत रखता है। और इस समय सबकी आंखें पनीली थी। दाइमा और शवी के दूसरे एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी और उनके साथ बाकी सब भी। गिनी ने मुश्किल से शवी को दाइमा से अलग किया और फिर खुद को भी रोक नहीं पाई और उसे गले लगाकर रोने लगी। फिर रिया और तो और आश्रम के सभी बच्चे और वहां काम करने वाली सभी महिलाएं भी शवी से बहुत प्यार करती थी तो सभी वो रोने लगी। सबके लिए खुद को संभालना मुश्किल था। फिर दाई माँ ने ऋत्विक के सामने आकर हाथ जोड़े और कुछ कहने को हुई कि ऋत्विक ने उनके हाथ पकड़ लिया और बोला, प्लीज माँ, ऐसा करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपने पहले ही मुझ पर छवि की ओर देखते हुए बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे वो दे दिया है जिसके लिए मैं पूरी जिंदगी आपका ऋणी रहूंगा। इसलिए अब मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। मुझे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये ऋत्विक सिंघानिया खुद मिट जाएगा, मगर अपनी जाना की आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं आने देगा। उसके चेहरे पर आपको कभी कुछ दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसकी खूबसूरत हंसी और उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट और सुकून। तो आप अब बेफिक्र रहिए। अब जब भी आपका मन हो बस एक आवाज कीजिएगा, मैं खुद लेकर आऊंगा शवी को आपसे मिलाने, ठीक है। दाई माँ की आंखें भर आई और जब ऋत्विक ने उन्हें माँ कहा था तो और उसकी बातें सुनकर आंखों में सुकून पसर गया। वो बोली, तुमने तो मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया बेटा, मेरी सारी चिंता मिटा दी एक पल में ही। उसके सर पर हाथ रखते हुए, हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे, कहकर उन्होंने ऋत्विक का माथा चूम लिया और फिर सब ने शवी को हंसते हुए मुस्कुराते हुए विदा किया
और शवि ऋत्विक के साथ कार में बैठकर चली गई अपने एक नए प्यार भरे संसार को बसाने। कार में बैठे हुए ऋत्विक ने शवि के हाथ पर अपना हाथ रख दिया तो शवि ने उसे घूर कर देखा तो वो मुस्कुरा दिया। थोड़ी ही देर में वो सब सिंघानिया कुंज पहुंच गए। राजश्री जी और दादी पहले पहुंच गए थे उनके गृह प्रवेश के लिए। राजश्री जी ने ऋत्विक और शवि की आरती उतारी और शवि के पैरों में कलश रख दिया। शवि ने उसे अंदर घर के अंदर की तरफ पैर से धकेल दिया और आलते में पैर रखकर अंदर आई। अंदर आकर सबने सबसे पहले मंदिर में माथा टेका और प्रियल ने शवि को उसके रूम में पहुंचा दिया क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और सब थक चुके थे। शवि को प्रियल ने रूम में पहुंचाया और जाते जाते बोली, भाभी जान अब आप यहाँ बैठकर वेट कीजिए आपकी जान, मेरा मतलब है भाई का, क्योंकि भाई को यहाँ एंट्री तभी मिलेगी जब वो हमारी हथेली अच्छे से गर्म करेंगे। तो तब तक आप आराम कीजिए क्योंकि उसके बाद तो आपको भाई आराम कहाँ करने देंगे। इतना कहकर वो हंसते हुए वहां से चली गई और शवि की धड़कनें ये बात सुनकर और आगे का सोचकर बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेजी से चलने लगी। थोड़ी देर बाद ऋत्विक को अच्छी तरह से तंग करने के बाद आखिर अंबर और साजन ने उसे जाने दिया, लेकिन आगे खड़ी थी एक और दीवार, प्रियल नाम की। उसने ऋत्विक से कहा, भाई अगर अंदर जाना है तो सबसे पहले मेरी हथेली गर्म करनी पड़ेगी अच्छे से, नहीं तो भाभी अंदर और आप बाहर ही सोएंगे। ये सोच लीजिए क्या करना है। ऋत्विक ने बहस ना करते हुए अपने वॉलेट से 10,000 निकालकर उसके हाथ में रखे और उसे साइड करते हुए सीधे अंदर घुस गया और प्रियल उसे देखती ही रह गई। प्रियल ने जाकर ये सब राजश्री जी और दादी को बताया तो वो भी ठहाके लगाकर हंसने लगी और राजश्री जी बोली, क्या पिया तू एक भी मौका नहीं छोड़ती अपने भाई को परेशान करने का। तो प्रियल बोली, क्या करूं मम्मा, भाई का परेशानी वाला चेहरा मुझे बहुत क्यूट लगता है। दादी ने उसके के सर पर प्यार से चपत मारी तो वो हंसने लगी। दादी बोली, भगवान मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखे, अब उनकी जिंदगी में कभी जुदाई ना आए। इधर अंदर आते ही ऋत्विक ने रूम का डोर लॉक किया और सामने देखा तो शवि बेड से टिके हुई आंखें बंद किए लेटी हुई थी। शायद थक चुकी थी इसलिए आंख लग गई थी। ऋत्विक उसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसके पास आ गया और बेड पर उसके पास बैठकर उसे प्यार से निहारने लगा। फिर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए तो उसके स्पर्श से ही शवि की आंखें खुल गई और वो झटके से उठकर बैठ गई। उसके ऐसे उठते ही ऋत्विक उसे रिलैक्स कराते हुए बोला, रिलैक्स जाना, मैं हूँ। उसे देखकर शवि की जान में जान आई तो ऋत्विक ने उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, थक गई हो तो आराम करो, रिलैक्स हो जाओ, अपने घर में हो, ठीक है, अब जाकर चेंज कर लो। कहते हुए वो उठने को हुआ तो शवि ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मेरे पास रहिए प्लीज। ऋत्विक आकर उसके पास बैठा और शवि ने उसके सीने पर अपना सर रख लिया। ऋत्विक ने मुस्कुराकर उसे बाहों में थाम लिया। शवि उससे अलग हुई तो ऋत्विक उसे जी भर निहारने लगा और फिर आगे बढ़कर उसके माथे पर किस कर लिया। उसकी शोन से शवि की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उसने ऋत्विक की शर्ट को कसकर हाथों में बींच लिया और खुद को अपने ऋत्विक को सौंप देने का इशारा कर दिया। उसकी बंद आंखें देखकर ऋत्विक मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद शवि ने आंखें खोली तो ऋत्विक उसे अभी बस निहार ही रहा था। वो उसे देखने लगी तो ऋत्विक उसके कान के पास आकर बोला, क्या मुझे इजाजत है कि अपनी जाना को अपना बना सकूं या मेरे हिस्से में थोड़ा और इंतजार लिखा है। उसके बाद पर शवि बोली, इंतजार सिर्फ आपने नहीं मैंने भी किया है आपका होने के लिए, और अगर अब आपके हिस्से में और इंतजार लिखूंगी तो खुद भी तो इस इंतजार की आग में जलती रहूंगी, इसलिए अब ना आप कोई इंतजार करेंगे और ना ही मैं। इतना कहकर उसने भी ऋत्विक के माथे पर अपने होंठ रख दिए तो ऋत्विक ने अधीर होकर उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब कर लिया और उसके चेहरे के एकदम करीब आकर बोला, सोच लो जाना, फिर मत कहना कि तुम्हारा जो मिस्टर अरोगेंट तुम्हें बहुत तंग करता है, क्योंकि एक बार मैं तुम पर प्यार लुटाने पर आ गया तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन मेरा प्यार कम नहीं होगा। उसकी बात पर शवि नजरें झुकाकर शर्माते हुए बोली, सोच लिया। तो ऋत्विक ने आगे बढ़कर शवि को गले से लगा लिया और शवि ने भी उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उससे अलग होकर ऋत्विक ने शवि के गालों को, फिर उसके माथे को और फिर उसके होठों को अपने प्यार के रंग में रंगने लगा, जिसमें शवि भी उसका साथ दे रही थी। आखिरकार आज दो रूहों का मिलन होने जा रहा था जो एक दूसरे की ही थी। बस इस दुनिया के रीति रिवाजों की स्टंप आज लगा था उसके प्यार को। आज ऋत्विक अपनी जाना पर पूरा प्यार लुटा रहा था और शवि भी अपने मिस्टर सिंघानिया के प्यार में खुद को डूबने से नहीं रोक पा रही थी। वो भी उसके साथ प्यार की इस लहर में बहती जा रही थी। एक दूसरे के आगोश में दोनों आज दुनिया को भूलकर बस एक दूसरे के हो चले थे। आज मुकम्मल हुआ था ऋत्विक का प्यार भरा सफर। आज वो एक दूसरे के हो गए थे हमेशा हमेशा के लिए। अगली सुबह हुई लेकिन आज की सुबह में कुछ अलग से ही लालिमा थी। आज ऋत्विक और शवि पूरी तरह से ऋत्विक बन चुके थे। दोनों एक हो चुके थे हमेशा हमेशा के लिए। सुबह जब शवि की आंख खुली तो खुद को ऋत्विक की बाहों में की गिरफ्त में पाया। उसका ध्यान ऋत्विक के चेहरे की ओर गया तो उसने सोते हुए उसे देखकर वो मुस्कुरा दी।
सोते हुए वो बिल्कुल किसी बच्चे की तरह मासूम लग रहा था। उसने अपनी गर्दन उठाई और ऋत्विक को जी भर के निहारने लगी। फिर धीरे से उसके हाथों को हटाकर उठकर बैठ गई और ऋत्विक के चेहरे की मासूमियत देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और आगे बढ़कर उसने ऋत्विक के गाल पर किस कर डाली और उसी के साथ वो उठकर जाने को हुई तो ऋत्विक ने उसकी बाह पकड़ ली और उसे झटके से अपने ऊपर खींच लिया, जिससे शबी एकदम उसके चेहरे के करीब आ गई। ऋत्विक बोला, अरे अरे जाना, कहाँ जा रही हो मेरे साथ छेड़खानी करके। वो उसे देखते हुए हैरानी से बोली, जाग रहे थे आप? ऋत्विक उसकी नाक से अपनी नाक छुआ कर प्यार से बोला, बिल्कुल जाना, अब मेरी जाना मेरे पास हो और मैं सोया रहूं। अब ये तो तुम्हारे हुस्न की तौहीन होगी ना, और मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। इसलिए मैं शबी बाहों में शबी को भरते हुए खुद उसके ऊपर आ गया और उसके बालों की लटों के साथ खेलते हुए जाग रहा था। और तुम मुझे सोता हुआ देखकर मेरा फायदा उठाने चली थी? बताओ, शबी हैरानी से बोली। नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपका फायदा क्यों उठाऊंगी? अच्छा, तो फिर कहाँ जा रही थी मेरे साथ छेड़खानी करके? कहीं भी नहीं जा रही थी, बस फ्रेश होने जा रही थी। टाइम देखिए कितना हो गया है। टाइम कौन देखता है यार, शादी की पहली सुबह घर की बहू को देखना ही पड़ता है। अब मैं यहाँ 10 बजे तक ही सोती रहूंगी तो कैसे चलेगा? क्या जाना तुम कितनी अनरोमांटिक हो। अब मैं तो ऐसी ही हूँ, पसंद नहीं तो चेंज कर लीजिए। ऋत्विक उसे अपने और करीब लाकर बोला, ना ना, अब जैसी भी हो मेरी हो, सिर्फ मेरी। और रही बात रोमांस की तो वो मेरी संगत में रहकर सीख जाओगी, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। कहो तो अभी से क्लास शुरू कर दूं? कहते हुए वो शबी के होठों की तरफ देखने लगा तो शबी ने उसे धक्का मारा तो वो बेड के साइड में गिर गया। क्योंकि वो बिल्कुल अपने ही बैलेंस पर लेटा हुआ था तो आसानी से शबी ने उसे पुश करके साइड हो गया। शबी उसे धक्का मारकर बेड से उठकर सीधे बाथरूम में घुस गई और ऋत्विक वैसे ही लेटते हुए तकिए को सीने से लगाए हुए देखने लगा। और थोड़ी देर में शबी नहाकर बाथरूम से बाहर आई और आईने के सामने जाकर तैयार होने लगी। ऋत्विक ने उसके पास जाकर सिंदूर की डिब्बी उठाई और उसकी मांग में भरते हुए उसे आईने की तरफ घुमाकर, अब लग रही हो पूरी तरह से मिसेज ऋत्विक सिंघानिया, इतना कहकर उसने शबी की गर्दन पर होंठ रख दिए। तो शबी ने पलटकर उसे खुद से दूर किया और बोली, ये सब ड्रामे मेरे साथ नहीं चलेंगे, मुझे जाने दीजिए, मुझे आरती करनी है जाकर। ऋत्विक बालों में हाथ फेरते हुए बच्चों जैसा मुंह बना लिया और पलटकर जाने को हुआ तो शबी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जल्दी से उसके गाल पर किस किया और रूम से ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सिर से सींग। उसकी ये हरकत देखकर ऋत्विक मुस्कुरा दिया और अपने उसी गाल पर हाथ रखकर फिर से हाथ को अपने होठों से लगा लिया और बाथरूम में चला गया। आज शबी ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी और भला की खूबसूरत लग रही थी हमारी नई नवेली दुल्हन। शबी ने जाकर सबसे पहले मंदिर में जोत लगाई और फिर महादेव की आरती गाने लगी, जिसकी आवाज से सब लोग बारी बारी करके आ गए और आरती में हाथ और जोड़कर खड़े हो गए। फिर ऋत्विक भी आ गया थोड़ी देर में। उसके बाद शबी ने सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सबने उसे खूब प्यार दिया। शबी सबको में प्रसाद बांटने लगी तो दादी बोली, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि शबी इस घर की बहू के रूप में यहाँ मौजूद है, हम सब के बीच में। उसकी बात पर सबने सहमति जताई क्योंकि कुछ दिन पहले जो हालात थे उसे किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि, इसलिए सबको खुद को यकीन दिलाने में टाइम लग रहा था। खैर आज शबी की पहली रसोई थी तो वो लग गई किचन में अकेले। दादी ने कहा कि किसी की हेल्प ले ले, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और थोड़ी ही देर में सबको डाइनिंग टेबल पर आने को कह दिया। जैसे सब लोग आए तो डाइनिंग टेबल पूरा भरा पड़ा था, जिसमें सबकी पसंद का कुछ ना कुछ था। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर सब लोग बैठ के नाश्ता करने और एक एक निवाला खाते ही सबने उसकी तारीफों के पुल बहाने शुरू कर दिया। शबी ऋत्विक को खीर देने को आई तो वो धीरे से बोला, मैं तुम्हारी तारीफ रात को करूंगा, वो भी अच्छे से अकेले में। इतना कहकर उसने अपनी आंख विंक कर दी और शबी शर्म से पानी पानी हो गई। फिर खाने के बाद सबने शबी को शगुन और गिफ्ट दिए और शबी ने फिर से सबके पैर छुए। राजेश जी ने उसे एक नेकलेस और साथ में 2 मालदीव के टिक्स दिए ऋत्विक के हनीमून के लिए, जिसके बाद तो ऋत्विक ने उन्हें गले से लगा लिया और बोला, थैंक यू सो मच पा। उसकी बेताबी देखकर सब लोग हंसने लगे और शबी शर्मा कर रह गई। राजश्री जी ने आकर शबी के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बेटा जाने की तैयारी कर लो, आज रात की ही फ्लाइट है तो पैकिंग कर लो जाकर। शबी नजरें झुकाए हुए बोली, जी मम्मा। फिर राजेश जी ऑफिस के लिए निकल गए क्योंकि काफी दिनों से शादी की तैयारियों की वजह से ऑफिस की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो अब काम पर ध्यान देना था क्योंकि ऋत्विक तो अभी ऑफिस जाने वाला था नहीं। प्रियल ने भी इतने दिनों से छुट्टियां ली हुई थी तो अब वो भी कॉलेज के लिए निकल गई थी और दादी एज यूजुअल शबी को अपने रूम में ले गई और बातें करने लगी और शबी भी उनके पैरों में तेल लगाते हुए बातें करने लगी। दादी शबी की तरफ देखते हुए बोली, आज तो पूरे हक से अपनी बहू से अपने पैरों की मालिश करवा रही हूँ, बड़ी खुशी हो रही है।
अब रात को तुम चली जाओगी तो सोचा थोड़ा समय अपनी बहू के साथ बिता लूं। उनकी बात पर शबी मुस्कुरा दी। दादी की नजर दरवाजे पर खड़े ऋत्विक पर आईने से पड़ी तो वो मुस्कुराती हुई शबी से बोली, शबी बेटा शायद किसी और के भी पैरों में दर्द हो रहा है बुढ़ापे की वजह से, तो जरा जाके उसके भी पैरों की मालिश कर दो। उनकी बात पर शबी हैरानी से उन्हें देखने लगी तो उन्होंने आईने की तरफ इशारा किया तो शबी ऋत्विक को देखकर हैरान हो गई। दादी ने उसे जाने का इशारा किया तो शबी उठकर वहां से चली गई और उसे बाहर आते देखकर ऋत्विक दरवाजे के साइड में हो गया और शबी सीधे अपने रूम की तरफ चली गई और ऋत्विक उसे पीछे पीछे हो लिया। रूम में शबी अपने दोनों के कपड़े सूटकेस में रख रही थी, पैकिंग कर रही थी और ऋत्विक बाबू अपना फेवरेट काम यानी कि शबी को परेशान करने का काम वो शबी को पीछे से बाहों में भरते हुए बोले, जाना जाना हम ना हर महीने हनीमून पर जाएंगे तो तुम्हें हर महीने ये पैकिंग करनी पड़ेगी। उसकी बात पर शबी पीछे मुड़कर हैरानी से बोली, हर महीने? आप पागल हैं क्या? कौन जाता है भला ऐसे? ऋत्विक उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए बोला, वही तो जाना, कोई नहीं करता इसलिए हम करेंगे कुछ हटकर, सबसे अलग, हर महीने हनीमून पर जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। उसकी बात पर शबी खिलखिलाकर हंस दी और ऋत्विक भी मुस्कुरा दिया और बोला, बस तुम्हारी यही हंसी मेरे जीने की वजह है जाना, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं मैं, इसे यूं ही अपने होठों पर सजाए रखना। उसके बाद पर शबी मुस्कुरा दी और तभी शबी का फोन रिंग हुआ तो देखा कॉल आश्रम से था तो ऋत्विक शबी से बात करने का बोलकर बाहर चला गया और शबी फोन पर सबसे बात करने लगी। रात हुई तो वो लोग तैयार होकर निकल पड़े एयरपोर्ट के लिए। पूरे रास्ते ऋत्विक ने शबी का हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। वहां पहुंचकर एयरपोर्ट पर ऋत्विक का दोस्त उन्हें पिक करने के लिए आया और उन्हें अपने होटल में ले गया क्योंकि वो लोग वहीं रुकने वाले थे। रूम के अंदर आते ही शबी हैरानी से रूम को देखने लगी क्योंकि उनके लिए उस होटल का सबसे लग्जरी रूम बुक किया गया था। ऋत्विक और शबी अंदर आए और चेंज किया, तब तक उनके लिए कॉफी भी आ गई। दोनों रूम की खिड़की के पास खड़े होकर बाहर का खूबसूरत नजारा देखने लगे क्योंकि वहां से बाहर का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता था। दोनों ने कॉफी पी और घूमने के लिए निकलने लगे तो उनके लिए खास नाश्ता भिजवा दिया ऋत्विक के दोस्त ने। फिर दोनों नाश्ता करने लगे और फिर फाइनली घूमने निकल पड़े। आज शबी ने साड़ी नहीं पहनी थी, ऋत्विक ने उसे आज एक ड्रेस पहनने को दी थी जो कि घुटनों से नीचे ही थी ताकि शबी को अनकंफर्टेबल ना हो। फिर दोनों वहां से मेन डेस्टिनेशन देखने के लिए निकल पड़े। ऋत्विक शबी को वहां राजकुमारी की तरह ट्रीट कर रहा था। पूरा दिन घूमने के बाद दोनों शाम को वापस होटल आ गए और रूम में आकर आराम करने चले गए। थोड़ी देर बाद डिनर करके शबी चेंज करके आई और नाइटी पहन ली। ऋत्विक ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर तक ले गया। शबी बस शर्माने का ही काम करती और ऋत्विक उसे शर्माते हुए निहारने का और उसे बिस्तर पर लेटाकर खुद भी उसके पास लेट गया। शबी की धड़कनें बढ़ रही थी और ऋत्विक की भी उसी की रफ्तार को टक्कर दे रही थी। ऋत्विक को ने शबी को अपने करीब किया और उसे निहारने लगा और उसमें खोने लगा और खोते खोते उसके करीब जाने लगा और अपना प्यार उस पर लौटाने लगा। और शबी अपने मिस्टर सिंघानिया के प्यार में खुद को डुबोने से रोक नहीं पाती। भला वो तो भी बस उसके ही प्यार की लहरों के संग ही बहती चली गई। दोनों के प्यार की बारिश बाहर हो रही थी, बारिश से भी ज्यादा तेज थी। अब ऋत्विक के सारे फासले मिट चुके थे और वो हमेशा के लिए एक हो गए थे। अब उन्हें खुद भगवान भी अलग नहीं करने का सोचेंगे। यूं ही एक दूसरे के प्यार में भीगते भीगते कब सुबह हो गई दोनों को पता ही नहीं चला। यूं ही पूरे 25 दिन दोनों ने सिर्फ एक दूसरे के प्यार में भीगते भीगते वहां पर बिताए। ऋत्विक रोज छवि को किसी नई जगह पर ले जाता घुमाने और फिर वो दोनों वापस घर के लिए निकल गए। घर वापस आए तो सबने बिल्कुल वैसे पहले दिन जैसे ही स्वागत किया, उन दोनों की आरती उतार कर, और फिर सब बारी बारी से उन दोनों से वहां के किस्से पूछने लगे। शबी तो कुछ बता ही नहीं पाती थी शर्म के मारे, लेकिन ऋत्विक बस बेशर्मों की तरह शुरू हो जाता बताने सब कुछ और शबी की नजरें जमीन में ही गड़ जाती। अब सब कुछ ठीक हो गया था। हर तरफ सुकून और खुशियां और प्यार ही प्यार था ऋत्विक की जिंदगी में। और इसी प्यार के बीच उनके प्यार को और भी गहरा करने के लिए आई एक खुशखबरी, जिसे सुनने के बाद ऋत्विक के तो खुशी के मारे नाचने ही लग पड़ा था। और वो खुशखबरी थी शबी की प्रेगनेंसी की खुशखबरी। जैसे ही सबको पता चला तो सब खुशी के मारे पागल ही हो गए। आश्रम से भी दाइमा और रिया और गिन्नी आ गए शबी से मिलने। आज से 1 महीने बाद गिन्नी और अंबर और साथ ही रिया और आरुष की भी शादी थी, क्योंकि सगाई उनकी ऋत्विक की शादी के कुछ दिन बाद ही कर दी गई थी। तो अब एक दिन चारों की शादी तय हुई थी और प्रियल और साजन की भी सगाई तय कर दी गई थी और शादी प्रियल की पढ़ाई के बाद रखने का सोचा गया था। अब आरुष भी रिया को धीरे धीरे से ये एहसास दिला रहा था कि उसे उसकी मौजूदगी से कितना फर्क पड़ता है। जब से ऋत्विक को पता चला था कि शबी माँ बनने वाली है, तब से उसने उसका बिस्तर से उठना ही बंद कर दिया था। उसे जमीन पर पैर भी नहीं रखने देता। उसकी इतनी सेवा करता कि शबी हार कर बोल ही पड़ी, आप इस तरह से मुझे पैम्पर करेंगे तो एक दिन मोटी होकर भैंस बन जाऊंगी
और फिर आप ही कहोगे कि वो देखो तुम मेरे दोस्त की बीवी कैसे स्लिम ट्रिम और तुम देखो ऐसे मोटी हो। फिर आप मुझे चिढ़ाओगे और मेरे साथ चलने को भी आपको शर्म आएगी। ऋत्विक उसके पास आया और बिस्तर के पास नीचे बैठकर शवी के पैरों में मालिश करते हुए बोला, ये दुनिया भले ही इधर की उधर हो जाए लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलने में हमेशा गर्व महसूस करूंगा। तुम जैसी भी हो जाओ, भले ही खा खा कर गोलगप्पा बन जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कभी किसी से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम हो, सिर्फ तुम, मेरी जाना। तुम्हारे जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही होगा। कहते कहते वो चुप हो गया और झट से बिस्तर पर शवी के पास बैठ गया और बोला, नहीं नहीं, लेकिन अब तो कोई होगा तुम्हारे जैसा, तुम्हारी कार्बन कॉपी। उसकी बात पर शवी उसे हैरानी से देखने लगी और बोली, जैसा भला? कौन 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 होगा मेरे? ऋत्विक उसके चेहरे को हाथों में थाम कर प्यार से उसे निहारते हुए बोला, हमारी बेटी जो हूबहू तुम्हारी जैसी होगी, हमारी छोटी परी, मेरी लाडली। शवी उसे घूरते हुए बोली, जी नहीं, आपकी लाडली नहीं, मेरा लाडला आएगा, हमारा बेटा, हमारा राजकुमार। ऋत्विक बोला, नहीं बेटी होगी। जी नहीं, बेटा होगा। बेटी होगी, बेटा होगा। इसी बात पर दोनों बहसने लगे कि बेटा होगा या बेटी। फिर ऋत्विक हार मानकर बोला, अच्छा बाबा, हम बहस क्या कर रहे हैं? महादेव ने जिसे पहले भेजना होगा उसे ही भेज देंगे, दूसरा बाद में आ जाएगा, है ना? चलो अब फ्रूट्स की ट्रे उसके आगे बढ़ाते हुए, ये फ्रूट्स खाओ। शवी बोली, थोड़ी देर पहले ही तो दूध पिया था ना, अभी तो क्या हुआ? वो तो डाइजेस्ट भी हो गया होगा। चलो जल्दी से फिनिश करो, गुड गर्ल की तरह। अब बेचारी शवी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो वो चुपचाप खाने लगी। घर में भी अब और आश्रम में भी सब लोग उसे बहुत ज्यादा खुश थे इस खबर से। सब शवी को एक राजकुमारी की तरह ट्रीट करते। ऐसे उन चारों की शादी भी हो गई और सब अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। करते करते कब 9 महीने बीत गए किसी को पता ही ना चला। अब हमारी शुई मुई सी शवी बन गई थी गोल मटोल सी शवी, लेकिन वो ऐसे भी बहुत क्यूट लगती थी। एक दिन शाम में समय राजश्री जी और शवी के पैरों में मालिश कर रही थी कि अचानक से शवी के लेबर पेन शुरू हुए। उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। एकदम से राजश्री जी ने दादी को आवाज लगाई और दादी भी और प्रियल भी आ गई। उन्होंने जल्दी से ऋत्विक और राजेश जी को फोन किया और साथ ही ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा। उन्होंने जल्दी से शवी को गाड़ी में बिठाया। तभी आरुष और अंबर भी आ गए और आरुष गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और जल्दी से शवी को लेकर ओटी में गए। ऋत्विक और राजेश जी भी जल्दी से वहां पहुंच गए। शवी को ज्यादा दर्द हो रहा था, ये जानकर ऋत्विक बहुत ज्यादा परेशान हो गया और टेंशन के मारे इधर उधर टहलने लगा। और आरुष और अंबर उसे शांत रहने को कह रहे थे। सबको थोड़ी बहुत तो टेंशन थी ही। लगभग 1 घंटे बाद ओटी की रेड लाइट बंद हुई और साथ ही उसके आई एक प्यारी सी रोने की आवाज और डॉक्टर ने ओटी का दरवाजा खोला और अपने चेहरे से मास्क हटाकर ऋत्विक से आकर बोले, कांग्रेचुलेशन सर, आप पापा बन गए, बेटी हुई है। ये सुनकर सब खुशी के मारे उछल पड़े और ऋत्विक के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी आ गई। थोड़ी देर बाद शवी को रूम में शिफ्ट कर दिया गया और सबको बारी बारी से मिलने की इजाजत दे दी गई और सबने पहले ऋत्विक को जाने के लिए कहा। अंदर आकर ऋत्विक ने देखा कि एक बेड पर उसकी जाना और उसकी छोटी सी क्यूट सी गुड़िया लेटे हुए हैं। वो शवी के बेड के पास आया। शवी की आंखें बंद थी। ऋत्विक ने मुस्कुराते हुए शवी के माथे पर प्यार से हाथ फेरा और फिर किस किया, जिससे शवी की आंखें खुल गई और वो ऋत्विक को मुस्कुराते हुए देखने लगी। ऋत्विक बोला, देखा जाना, मैं जीत गया ना, मुझे मेरी लाडली मिल गई। कहकर उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और उसे चूम लिया। शवी मुस्कुरा दी और हाँ में गर्दन हिला दी और बोली, आपसे हार कर भी बहुत खुश हूँ मैं और हमेशा आपसे हारना चाहती हूँ। ऋत्विक भी मुस्कुरा दिया और बोला, देखो जाना, ये हमारे प्यार की निशानी है, हमारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब मुझे 2-2 बच्चे संभालने पड़ेंगे। शवी हैरानी से बोली, 2-2 कैसे? ऋत्विक उसकी नाक खींचते हुए बोला, एक ये वाला मेरा बच्चा और एक चुटकी के माथे पर किस करते हुए, एक ये वाला मेरा बच्चा। उसकी बात पर शवी आंखें छोटी करके बोली, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। तो ऋत्विक बोला, मेरे लिए तो हमेशा रहोगी, आपसे कोई नहीं बहस सकता। तो ऋत्विक बड़े अदब से बोला, तारीफ के लिए शुक्रिया। तो शवी उसकी नौटंकी पर मुस्कुरा कर रह गई। धीरे धीरे करके सब उससे मिलने आए और सबने चुटकी को गोद में उठाया और शवी को भी प्यार दिया। प्रियल, गिन्नी और रिया तो पागली हो चुकी थी, उसे उठाने के लिए झगड़ने लगी और सब उन्हें लड़ते हुए देखने लगे और मुस्कुराने लगे। फिर उसके दादी दादू और नानी ने भी उसे गोदी में लिया। उसके आज भर से हर कोई खुश था और ऋत्विक तो खुशी के मारे इतना पागल हो गया था कि पूरे हॉस्पिटल में उसने मिठाई बंटवा दी और तो और जो पेशेंट थे उन्हें भी मिठाइयों के डिब्बे बांट दिए। उसकी खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। कुछ दिन बाद घर में छोटी का स्वागत धूमधाम से किया गया और उसके पैरों के निशान भी संभाल कर रखे गए। फिर पंडित जी को बुलाकर पूजा की गई और बेटी का नामकरण की रस्म की गई, जिसमें प्रियल को नाम रखना था तो उसने नाम रखा ऋत्वी और बोली, मेरे भाई भाभी के प्यार की निशानी है तो उनके नाम पर ही नाम रखना चाहिए ना। ऋत्विक और शवी उसे हैरानी से देखने लगे तो वो बोली, ऐसे मत देखिए आप लोग मुझे, आपके सीक्रेट का सबको पता था, आप दोनों के अलावा। और सही है, मेरी मेहनत भी बच गई नाम ढूंढने की।
बैठे बिठाए इतना प्यारा नाम मिल गया, ऋत्वी बिल्कुल मेरी परी की तरह है। कहते हुए उसने उसे ऋत्विक के माथे पर किस कर लिया और वो नन्ही सी जान मुस्कुरा दी तो प्रियल बहुत खुश हुई। प्रियल की भी पढ़ाई होते ही उसकी शादी हो गई। फिर क्या समय बीतता गया और सिंघानिया कुंज में खुशियों ने अपना बसेरा पक्का कर लिया। हमारे ऋत्विक का प्यार भी समय के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा था और हमारी छोटी ऋत्वी बड़ी होती जा रही थी। कुछ देर बाद अंबर और आरुष के घर भी छोटे छोटे दो मेहमान आए और दोनों के घर भी बेटियां हुई और वो भी ऋत्विक की तरह बहुत खुश हुए। फिर समय बीता और अंबर आरुष की बेटियां भी सिंघानिया कुंज में आने लगी। ऋत्विक और वो दोनों भी बहुत खूब मस्ती करती। 5 साल बाद अब ऋत्वी 6 साल की हो चुकी थी। आज संडे था। शवी अपने रूम में कपड़े फोल्ड कर रही थी और ऋत्वी नीचे थी अपनी बड़ी दादी के पास, क्योंकि दादी ने जैसे कहा था वैसे ही उन्होंने उसे अपने लाड़ प्यार से भिगो कर रखा था। ऋत्विक ने शवी को आकर पीछे से हक कर लिया और उसके कंधे पर चिन रखकर बोला, जाना अब तो तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है ना। मुझे बेचारे गरीब पर तरस नहीं आता तुम्हें। मैं तो तुम्हारे प्यार के लिए तरस गया हूँ। कभी किसी का काम कभी किसी का काम, मेरा क्या। छवि उसकी ओर पलटी और उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, अच्छा जी तो मेरे मिस्टर एरोगेंट मेरे प्यार के लिए तरस रहे हैं। ऋतिक बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोला और छवि उसकी बात पर मुस्कुरा दी और शर्मा भी दी और दोनों एक दूसरे के करीब बढ़ने लगे। दोनों के चेहरे एकदम पास थे एक दूसरे के, सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। वो दोनों किस करने वाले थे कि तभी दरवाजे के पलटने की आवाज आई और दोनों अलग हो गए। देखा तो ऋत्वी रूम के अंदर आ चुकी थी। उसे देखकर ऋत्विक ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और बोला, लो आ गई मेरे प्यार की दुश्मन। शवी उसे प्यार से मारते हुए बोली, क्या बोल रहे हैं आप। और क्या बोलूं, जब भी तुम्हारे पास आने लगता हूँ मुझे बीच में आ जाती है। लड़कों का तो पता था लेकिन लड़कियां भी कुछ कम नहीं होती हैं। शैतानी के मामले में आपकी ही लाडली है तो आप जैसी ही होगी ना। ऋत्वी आकर से ऋत्विक की गोद में चढ़ गई और बोली, पापा आप मम्मा से फाइट कर रहे थे ना। ऋत्विक मुस्कुराते हुए और, अरे नहीं मेरी राजकुमारी, मैं तो मम्मा से शबी की तरफ देखकर आंख मारते हुए प्यार करना सिखा रहा था। ये दिन पर दिन भूलती जा रही है प्यार करना इसलिए। लेकिन मम्मा तो सबसे कितना प्यार करती है ना। हाँ सबसे करती है सिवाय मेरे, धीरे से ऋत्विक बोला। अच्छा अब जाओ ना बड़ी दादी के पास, वो तुम्हें परी की कहानी सुनाएंगी। क्या सच में पापा। हाँ अभी बताया दादी ने मुझे कि एक नई स्टोरी याद आई है उन्हें। जाओ जाओ जल्दी से। ऋत्विक जल्दी से भाग गई और ऋत्विक फिर से शबी के पास आकर बोला, जाना एक काम करते हैं, इसे एक छोटा भाई या बहन लाकर दे देते हैं, फिर ये मुझे परेशान नहीं करेगी। क्या बोलती हो। शबी बोली, हटिए बेशर्म कहीं के। ऋत्विक उसे प्यार से फिर से कमर से पकड़कर अपने पास लाते हुए, अब इस बेशर्म से थोड़ा प्यार तो कर लो, कितनी मुश्किल से भगाया है उसे मैंने, कहते हुए फिर से शवी के करीब बढ़ने लगा और दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। तो दोस्तों यहाँ पर समाप्त होती है ये कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप सबने इस कहानी को बहुत प्यार दिया। इस प्यार के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।